अब बात करें द फ्लक्चुएशन, द लिटिल क्रैश इन 1962 की, तो वॉल स्ट्रीट का एक बड़ा फेमस किस्सा है लेजेंडरी फाउंडर जेपी मॉर्गन और एक यंग ब्रोकर का। तो हुआ ये कि वो यंग ब्रोकर जेपी मॉर्गन के पास पूछने आया था कि स्टॉक मार्केट में अब आगे क्या होगा, जिस पर मॉर्गन ने जवाब दिया कि इट विल फ्लक्चुएट, और जैसा उन्होंने कहा था वही हुआ। स्टॉक मार्केट में रेट तब से अप डाउन चल रहे थे जब से 1611 में वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बना था। मई 1962 में न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में एक हिस्टोरिकल फ्लक्चुएशन हुई जब 3 दिन तक मार्केट क्रैश रही। हिस्टोरियन जोसेफ डे ला वेगा का मानना था कि ट्रेडर्स आर वेरी क्लेवर इन इन्वेस्टिंग रीजंस, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस में अचानक से तेजी मंदी आती है। ये लोग न्यूज में ग्राफ्स, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन पहले ही दे देते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा ये बहुत कुछ इन्वेस्टर्स के मूड पर भी डिपेंड करता है। 1962 का क्रैश 28 मई मंडे को शुरू हुआ था जब डो जोन्स ने रिपोर्ट दी थी कि मेजर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स घटेंगे और लंच टाइम तक मास हिस्टीरिया फैलने लगा था। उन दिनों NYSE में स्टॉक प्राइस शो करने के लिए बड़े बड़े मॉनिटर्स नहीं हुआ करते थे। इसके बजाय टिकट्स या प्रिंट टेप्स यूज की जाती थी। लेकिन इन मशीन्स में एक प्रॉब्लम थी कि ये रैपिड फ्लक्चुएशन को अपडेट नहीं कर पाती थी। सुबह 11 बजे टेप की रिपोर्ट्स पूरे 30 मिनट लेट थी। इस डिले की वजह थी कि अचानक से इन्वेस्टर्स की सेलिंग एक्टिविटी तेज हो गई थी। टाइम्स स्क्वायर के मैरिल लिंच में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी अपने स्टॉक्स लिक्विडेट करवाने के लिए। बैंक की सेंट्रल लोकेशन की वजह से हमेशा यहाँ पर स्मॉल टाइम सिक्योरिटी ट्रेडर्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टॉक में अपना पैसा लगाने आते थे और 30 मिनट की देरी काफी मैटर करती थी। दोपहर के 2 बजे तक टेप ऑलरेडी 1 घंटा पीछे था और इस डैमेज को ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। ब्रोकर्स कस्टमर्स की कॉल लेने में बिजी थे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अपने स्टॉक्स अपने पास रखने की अपील की, लेकिन उनमें से बहुत से लोग बात मानने को तैयार ही नहीं थे। रियो डे जनेरियो से एक कस्टमर ने टेलीग्राफ भेजा, प्लीज सेल एवरीथिंग इन माई अकाउंट, और मैरिल लिंच के पास कोई चॉइस नहीं थी तो यही किया गया। टेप डिले होने की वजह से ब्रोकर सिर्फ इतना ही बता सकते थे कि कस्टमर्स को सेलिंग से कितना मिलेगा। मैरिल लिंच में लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, उनको ट्रेड की रिपोर्ट डिटेल्स चाहिए थी। ये सिंपली एक ऑल स्टॉक डिक्लाइनिंग रैपिडली ऑन एनॉर्मस वॉल्यूम का केस था। सेलर्स में डर और एंजाइटी का माहौल था। ब्लू चिप स्टॉक्स की डिक्लाइन से मार्केट डाउन होती जा रही थी। AT&T, IBM और स्टैंडर्ड ऑयल स्टॉक के प्राइस नीचे गिर रहे थे, जिससे इन्वेस्टर्स में अजीब सा पैनिक फैल गया था। सिचुएशन कंट्रोल में रखने के लिए ब्रोकर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। एक ब्रोकर याद करता है कि मुझे इतना याद है कि मैं बड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। जिस दिन कोई क्राइसिस होता है उस दिन ऑफिस के करीब 10 से 12 मील चक्कर यूं ही लग जाते हैं। 3:30 पर जब क्लोजिंग बेल बजी तो ऑफिस में सब लोग चीयर करने लगे। हम लोग मार्केट डाउन होने से चीयर नहीं कर रहे थे, बल्कि डे ओवर हो गया था इसीलिए कर रहे थे। उस दिन $20 मिलियन तक के स्टॉक का नुकसान हुआ था। NYSE क्रैश का इफेक्ट मिलान, ब्रुसेल्स, लंदन और ज्यूरिच तक पहुंच गया था और ये तूफान म्यूचुअल फंड्स ने शांत किया। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स इतनी इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते थे। रूल के हिसाब से उन्हें पहले कुछ स्टॉक्स बेचने पड़ते थे। मंडे आफ्टरनून में स्टॉक प्राइसेस ऑल टाइम लो थे, लेकिन ट्यूसडे तक सिचुएशन कुछ बेहतर होने लगी और थर्सडे आते आते फ्लक्चुएशन साइकिल टॉप हो गया। वैसे डो जोन्स का एवरेज 9.40 पॉइंट्स था, लेकिन मंडे मॉर्निंग तक प्राइस थोड़े से हायर हो गए थे। फाइनली म्यूचुअल फंड्स ने ही मार्केट को स्टेबलाइज किया, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट कंजर्वेटिव टाइप माने जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स ओनर्स को अपने शेयर्स बेचने पड़े, लेकिन उन्होंने भी हाइट ऑफ क्रैश के चक्कर में और ज्यादा शेयर्स खरीद लिए थे। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने कुछ और लॉ निकाले ताकि शेयर मार्केट रेगुलेट रखी जा सके। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह के कैश को टाला नहीं जा सकता। इस बारे में हिस्टोरियन डेला वेगा का कहना था, इट इज फुलिश टू थिंक दैट यू कैन विथड्रॉ फ्रॉम द एक्सचेंज आफ्टर यू हैव टेस्टेड द स्वीटनेस ऑफ द हनी। और ये बात वाकई सही है।